प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वीकेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपका अपना यूट्यूब चैनल निसंदेह आप सभी के प्रयास से आपका चैनल उत्तरोत्तर अग्रसर की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सीमित संसाधन में कुछ अच्छा आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें, और यूनिक चैनल है जहाँ आपको ज्ञान भी है मिल रहा है, आध्यात्मिकता मिल रहा है, कुछ मेरे स्वलेखन कविताओं का भी आपको इंजॉय करने, उसका भी आनंद लुत्फ़ उठाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पिछली कक्षाओं में हमने YouTube के माध्यम से संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क तक का हमने वीडियो बनाया। उसी क्रम में 21 अनुच्छेद क को आगे ऐड करते हुए हम चल रहे हैं। इसमें उसका फिर रिपीटेशन है। मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्यों का एक संग्रह, अनुच्छेद 21 क से आगे का जो शेष भाग है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको यहाँ हम बता देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक न्यायोचित मौलिक अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची है। यानी कि भारत का जो संविधान में वर्णित भाग 3 है, उसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी पुकार सकते हैं, जान सकते हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीसीएस, आईएएस और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत हमने पिछले अपने यूट्यूब क्लास चैनल के माध्यम से बताया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये इसमें संशोधन किया गया। पहले 21 था अनुच्छेद, उसमें 21 क को बाद में जोड़ दिया गया। ये जोड़ा कब गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002। जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इसको 21 क के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है। उसमें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। गिरफ्तार करना तो ठीक है, लेकिन उसको कारण तो बताना ही पड़ेगा। गिरफ्तार करने वाली एजेंसी को, जो भी पुलिस, जो भी सुरक्षा के हैं, उसको कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ उल्लेख है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने या समक्ष पेश करना होगा। यानी कि उसे कोर्ट में समक्ष, जो मजिस्ट्रेट हैं न्यायालय में, उसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना होगा। दूसरी बात, उसे अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार देना होगा। मतलब कि जो अपराधी है या जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को अपराध के तौर पे या उसे अपराधी के रूप में, अब वो तो जस्टिफाई
न्यायालय करेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है, तो वो अपने व्यक्ति अपने बचाव के लिए उसे अपने मन पसंद के वकील को रखने का राइट्स मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत। इसका अंग्रेजी अनुवाद है। आप सभी के लिए मैंने दोनों मीडियम, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने जितने भी YouTube पे अपने वीडियो अपलोड किए हैं ज्ञानवर्धक, दोनों मीडियम में है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, कि दोनों माध्यम के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, है ना। और आप सभी लोग नोट करते रहें, ये आगामी जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल सेवा की हो, राज्य की प्रांतीय सेवा हो, या कोई भी एसएससी, रेलवे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है संविधान से जुड़े प्रश्न अनुच्छेद से जरूर आते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आगे चलते हैं। संविधान, देखिए जो मौलिक अधिकारों का हमने बताया उल्लेख क्या है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। 35 माना गया है, तो है ही, माना क्या, उसमें है ही 35 अनुच्छेद। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने बताया पिछले, जैसे इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार 14 से 18, फिर 19 से 22 तक क्या है, 19 से 21 तक जो है, 21 तक, सॉरी 22 नहीं, 21 तक उसमें स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, समानता के जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 19 से 21 तक, ठीक है। उसी के बाद जो है 22 भी उसमें ऐड कर सकते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24, यानी इसमें दो है, शोषण के विरुद्ध, कि किसी प्रकार का संविधान शोषण के खिलाफ है ना। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध किया गया अनुच्छेद 23 के, यानी कि मानव का किसी प्रकार की तस्करी, व्यापार और बलात् श्रम निषेध किया गया, कि उसे जबरी जो है श्रम कराना, ये प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि कई बार क्या है कि आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जो है कुछ अपहरण करके, ऐसे बरगला फुसला करके लोग ले जाते हैं, है ना। कहीं उसको बाल मजदूरी के रूप में, कहीं उनका शोषण होता है। तो बच्चों का या किसी भी तरह से मानव का जो है व्यापार और बलात् श्रम नहीं होना चाहिए, उसको निषेध करता है हमारा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का निषेध है। कारखानाओं में, कल कारखानाएं जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, बालिकाओं के लिए निषेध किया गया। इसी तरह अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता या समता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है कि अनुच्छेद 25 से 28 सभी व्यक्ति को धर्म उपासना की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, और लेकिन उससे बलपूर्वक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी संविधान में उल्लेख है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसकी जो मौलिक चीज़ें हैं उसको अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत
अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मतलब कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि आप धर्म को अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं और उसको मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 करता है कि धार्मिक कार्यों के नियोजन करने की सरलता, मतलब कि आप अपने धर्म से जुड़े जो भी स्पिरिचुअल रिचुअल चीज़ें हैं, पूजा पाठ, वो आपको करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कहता है कि किसी भी धर्म को या संप्रदाय के प्रचार प्रसार या उसके रख रखाव, किसी भी प्रकार की धार्मिक जो उसकी प्रचार करने के जो तरीके हैं उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थाएं हैं उन निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं, मतलब वहाँ किसी प्रकार की धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद हमारा 28 करता है। इसी तरह अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत क्या है? सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार है। अभी 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 कहता है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। इसी तरह स्वतंत्रता का 19 से 21 है। तो इस तरह से जो अधिकार हैं। अब आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत इसका आप सभी लोग अंग्रेजी देख सकते हैं, है ना। इसको एक्सप्लेन करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात करता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा उसे भाषा जाति धर्म के आधार पर किसी संस्था में जाने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के या माइनॉरिटी लोग हैं उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर या उसकी जाति धर्म के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार भी उसे सहायता देगी। यानी कि बहुत सारे देखिए माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उसको आज भी राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग होती है, पैसे धन मुहैया कराए जाते हैं जिससे कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे बन सके, अच्छे नागरिक बन सके। तो धार्मिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों को ये जो अधिकार प्राप्त है कि भारत में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं लोग हैं उनको किसी प्रकार की जो है असुविधा न, उसके लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। 31 में जैसे हमने बताया था कि मौलिक अधिकार, वैसे मूल तक कुल हमारे कितने हैं? 6 हैं। पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा करके अब केवल इसे जो है क्या है, कानूनी अधिकार दे दिया गया है ना। तो उसी का यहाँ अनुच्छेद 31 में हवाला है। मेन मुख्य जो अनुच्छेद आपका है अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ये अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 से 35, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है।
यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। तो इसमें जो वर्णित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है, हिबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं, बंदी देने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उसे समय के अंदर न्यायालय में पेश कर दे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उसे समय से न्यायालय के अंदर पेश किया जाए, जिसे गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है इसमें परमादेश। यह उस समय जारी किया जाता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब उसे यह बताने के लिए जारी की जाती है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे। जब कोई अधिकारी अपने पद पे रहते हुए पद के अनुसार अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है, उस समय परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध कब जारी होता है? यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लगाती है और आदेश देती है कि यह मामला अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। प्रतिषेध के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है, ऊपरी न्यायालय कह लीजिए, या जो अपर कोर्ट है, वो अपने निचली लोअर जो कोर्ट है उसको आदेश भी देती है, रोक भी लगाती है कि वो जो विषय है जिसका पर कार्रवाई करनी है न्यायालय को, उसके अधिकार क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे आप देखें डिस्प्यूट विवाद आते हैं न्यायालय में, कभी जिला न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन वो उस स्तर का नहीं होता। तो उस पर जो उच्च न्यायालय है या जो हायर कोर्ट्स है हमारे देश के संविधान में के अंतर्गत, तो वो आदेश देता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है ना। तो इसमें प्रतिषेध के अंतर्गत उत्प्रेषण क्या है? यह ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय को यह निर्देश देती है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण के अंतर्गत ये देता है कि न्यायालय जो अपर कोर्ट है अपने लोअर कोर्ट को कि भाई आपके पास जो मामले मुकदमे केस लंबित है उसे आप जो है अपने उच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय को आप भेजें। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। जब कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत न हो, तब उससे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। यानी कि कई बार ऐसे कुछ अधिकारी होते जो उस कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं होते, ऑथराइज नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर वो करते हैं तो उसको भी रोका जाता है उस किस अधिकार के तहत? अधिकार परीक्षा के तहत। इस तरह से इसका आप अंग्रेजी अनुवाद आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मित्रों, मेरे सब्सक्राइबर, आप लोगों का प्रेम सहयोग बना रहे, आप हमारी YouTube चैनल से हमेशा जुड़े रहें और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत सारे वीडियो, अभी थोड़ा ठंड का कुछ मौसम है, कुछ इसलिए कुछ और वीडियो मैं नहीं कर पा रहा हूँ समय अभाव के कारण। तो लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी को हमारा ये जो प्रोग्राम है आपको ज्ञान देने का निस्संदेह लाभप्रद होगा। इसी के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।